एक बार किसी महान इंसान ने ये बात कहा था। बेटा भरोसे वाले को भोसड़ी वाला बन के भसूड़ी फैलाने में देर नहीं लगती। और आज का ये डायलॉग ना हमारी इस स्टोरी पे परफेक्टली बैठ रहा है। टाइम चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2 का शुरुआती समय, और तुम्हें पता है कि जर्मनी के अंदर में उस समय अपने ही लोगों के ऊपर हिटलर ने कितने अत्याचार किए। उनमें से एक कम्युनिटी था जो इस कम्युनिटी, अब यहाँ में क्या होता है, 2 दोस्त होते हैं, जिसमें से एक दोस्त होता है जो इस कम्युनिटी का, जिसे अपने देश को छोड़ के जाना होगा। तो उसने अपने दोस्त के ऊपर भरोसा करके अपना जितना भी कीमती सामान है वो दे दिया, इस भरोसे के साथ कि जब वो वापस लौटेगी, वॉर खत्म होगा तो उसे सामान दे देगी वो। और फिर कई सालों से बीतता है, वॉर खत्म होता है, चीजें नॉर्मल होता है, और फिर उस औरत की बेटी आती है अपनी माँ का सामान मांगने, और उसकी दोस्त भी लाइक, कौन हो तुम, मैं तो तुमको जानता भी नहीं। गद्दारी कर बे। बट रुको, इससे पहले मैं तुम लोगों का दोस्त तो रोज बीवी निकल चुका हूँ एक स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ वो चीजें करने का ट्राई कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और ये स्टोरी तुम लोगों को मरते दम तक याद रहे। तो इसी बात के साथ करते हैं शुरुआत। तो बेसिकली हमारे स्टोरी लाइन का शुरुआत होता है 2 लेडीज के साथ, मिसेस एस और मिसेस डॉर्लिंग के साथ। मिसेस एस थी जूइश कम्युनिटी से, और तुम्हें पता है हिटलर का अत्याचार कैसा था जूइश कम्युनिटी के ऊपर। तो ये लेडी अपने देश को छोड़ के जाने से पहले अपना जितने भी घर के कीमती सामान था ना, वो मिसेस डॉर्लिंग के हाथों पे सौंप के गई थी, इस उम्मीद से कि जैसे ही वॉर खत्म होता है वो वापस आएगी और अपनी चीजों को ले लेगी। तो समय बीतता है एंड कई सालों बाद मिसेस एस की बेटी आती है अपने सामान को देखने लेने, क्योंकि उससे उसकी माँ की यादें जुड़ी हुई थी। और तुम्हें तो पता है किसी को खोने के बाद ही उसका वैल्यू पता चलता है, तो अब उन चीजों के साथ ही वो जीना चाहती थी। उसके माँ ने उसे बस एड्रेस को बताया था और उसने उसे याद रखा, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी एड्रेस पर है। और हाँ, इस स्टोरी का राइटर का नाम तो मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन पे। जो जाके कमेंट कर रहे हो तुम्हें तो अपनी क्रश मिल जाएगी, बट जो इग्नोर कर रहे हो ना, सालों तुम लोग मेरी तरह सिंगल ही मरोगे। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो जो मिसेस एस की बेटी होती है ना, वही राइटर होती है इस स्टोरी का, ठीक है। तो मैं नाम नहीं ले रहा, बट हाँ, तो मैं पूरे स्टोरी में मिसेस एस की बेटी को प्यारी दीदी के नाम से बुलाऊंगा, क्योंकि मेरी कोई बड़ी दीदी है नहीं। हाँ, तो ये अच्छा लगेगा आई गेस। तो हमारी प्यारी दीदी वो एड्रेस का पता करते करते फाइनली वो घर ढूंढ लेती है जहाँ मिसेस डॉर्लिंग रहती है। जाके दीदी नॉक करती है और सामने से एक बुरी औरत बाहर निकलती है। एंड देन हमारी दीदी कहती है, आपने पहचाना मुझे? और इसके रिप्लाई पे वो बुरी औरत कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, कौन हो तुम? तो हमारी प्यारी दीदी एक कदम आगे बढ़ा के कहती है, मैं मिसेस एस की बेटी हूँ। अब देखो, यहाँ में मुझे कोई नहीं पूछने वाला कि ये एस का फुल फॉर्म क्या होता है, होता हुआ कुछ भी, मतलब हमें क्या है ना, हमें तो स्टोरी से मतलब रहना चाहिए ना, तो स्टोरी पे ध्यान देते हैं। क्या कह रहा चूतिया? अब जैसे हमारी प्यारी दीदी ने कहा कि मैं मिसेस एस की बेटी हूँ, तो वो औरत घूरने लगी और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि नहीं, हम गलत जगह आ चुके हैं, शायद ये वो औरत नहीं जिसे दीदी ढूंढ रही थी। और दीदी ने बस उस औरत को एक बार ही देखा था, वो भी कई साल पहले, तो उसे भी लग रहा था कि हाँ शायद ये गलत एड्रेस है। बट फिर हमारे प्यारी दीदी ने एक चीज पे ध्यान दिया, ये बुरी औरत उनकी मम्मी का ग्रीन कलर का कार्डिगन पहनी हुई है। कार्डिगन एक तरीके का स्वेटर कह सकते हो तुम। तो ये चीज देख के दीदी को कंफर्म हो चुका था कि हाँ ये मैं सही एड्रेस पे आया हूँ, और उस औरत को पता चल चुका था कि ये देख रही है मेरे कार्डिगन के ऊपर, वो थोड़ा छुप जाती है। बट दीदी डायरेक्टली कन्फ्रंट करती है, तो आप मेरी मम्मी को पहचानती हो, है ना? और फिर सामने से वो बुरी औरत कहती है, हैं? तुम वापस आ गई? मुझे लगा जंग के बाद कोई वापस नहीं लौटेगा। फिर हमारी प्यारी दीदी कहती है, सिर्फ मैं आया हूँ और कोई नहीं आया है। बट फिर वो बुरी औरत आगे से कहती है कि देखो आई एम सॉरी, बट मैं तुम्हारा अभी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर हमारी दीदी कहती है कि देखो हम बहुत दूर से ट्रेन से आए आपसे मिलने, बस थोड़ा सा बात करना है। बट तुम्हें तो पता है ना यार, उम्र होते होते ना लोग यार खरूस हो जाते हैं। तो वो बुरी औरत भी बहुत खरूस होती है, कहती है कि ठीक है बट अभी सही समय नहीं है बात करने का, हम किसी और दिन बात कर लेंगे। ये कह के वो दरवाजा बंद कर देती है हमारी प्यारी दीदी के मुंह पे। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कि अगर तुम्हारे मुंह पे कोई इस तरीके से दरवाजा मार देना, तो भाई साहब सेल्फ रिस्पेक्ट का RIP इन पीस हो जाता है। मेरा एक दोस्त था रोहित, तो हम हर सुबह 5 बजे उठ के जाते थे उसे बुलाने के लिए, क्रिकेट प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसकी दादी बिल्कुल ही ऐसा ही खरूस हमेशा एक ही जवाब देती थी कि रोहित अभी घर में नहीं है। कितना पारिवारिक माहौल है ना। लिटरली तुम मुझे बताओ, सुबह के 5 बजे अगर रोहित घर में नहीं है तो रोहित क्या कर रहा है? कहीं मुजरा कर रहा है? नहीं, तुम मुझे बताओ। अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। अब स्टोरी लाइन पे वापस आते हैं। तो जैसे कि तुम्हें पता है कि उस बुरी औरत ने हमारी दीदी के मुंह पे दरवाजा बहुत जोर से मार दिया था, जिससे हमारी दीदी का सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट हो गया था। अब आगे क्या होता है, बगल में एक खिड़की होता है जहाँ का पर्दा हटाया जाता है, और रूम के अंदर से कोई झांक रही होती है हमारी दीदी को, और उस बुरी औरत को कह रही होती है, वो कौन है? उसे क्या चाहिए? फिर वो बुरी औरत कहती है कि ना कुछ ना है, कुछ भी नहीं है।
और ये सब चीजें देखने के बाद फिर हमारी दीदी उस नेम प्लेट की ओर देखती है जहाँ लिखा था मिस डार्लिंग नंबर 46। मतलब इस नाम को देख के मैं बस ये चीज सोचता हूँ कि डार्लिंग क्यों नहीं, एटलीस्ट कोई तो होता है जिसे बोल पाता डार्लिंग। बट खैर स्टोरी खत्म होते होते समझ आता है कि क्यों डार्लिंग है, डार्लिंग नहीं है। ये जनरेशन का ना यही प्रॉब्लम। अब दीदी का सेल्फ रिस्पेक्ट का RIP एंड पीस तो हो गया था, तो वापस स्टेशन की ओर बढ़ रही थी दीदी, और बढ़ते हुए सोच रही थी अपने माँ के बारे में, जिन्होंने आज से कई साल पहले वो एड्रेस हमारे दीदी को दिया था। तो उनका इमेजिनेशन कुछ इस तरीके से चल रहा था कि आज से कई साल पहले जब वो छोटी थी और अपने घर आती है और देखती है कि घर में कुछ चीजें ना मिसिंग है। अब देखने के बाद वो अपने मॉम से पूछती है, तो उनकी मॉम आगे से रिप्लाई करती है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है डार्लिंग, जिसके बारे में आज तक हमारी दीदी ने कभी नहीं सुना था। बट हाँ, ये उनकी मॉम की पुरानी दोस्त थी जो कई सालों से कांटेक्ट पे तो नहीं थी, बट हाँ अब अचानक से मिल गई थी और अब हमेशा आना जाना चलता रहता था। और जब भी वो जाती थी ना तो घर से कोई एक सामान लेके जाती थी। जैसे कि देखो उनके घर में ना बहुत ही फैंसी तरह के चम्मच बर्तन हुआ करते थे जिन्हें मिस डार्लिंग ने लेके चली गई। एंड देन उनके घर के जो वॉल पे डेकोरेटिव प्लेट होते थे जो कि एंटिक थे, यानी कि बहुत ही रेयर थे, महंगे थे, उन्हें भी वो औरत लेके चली गई। और एक किस्सा तो ऐसा था जहाँ घर के जो डेकोरेटिव पोट होते हैं ना भारी, उसे भी घसीट के लेके जा रही थी, और जिसे देख के लग रहा था कि उनका कमर तो बस अब टूट ही जाएगा। ऊपर से हमारी दीदी की मॉम का तो अलग ही रिएक्शन था। वो चिंता कर रही थी मिसेस डार्लिंग के लिए कि वो हमारे लिए इतना कुछ कर दे रही है, जबकि उन्होंने कभी कहा भी नहीं था कि हमारे लिए ये सब कर दीजिए। मिसेस डार्लिंग ने सामने से आके ये चीज कहा कि देखिए अब आप चले जाओगे तो आपका जो सामान है वो ऐसे रह जाएगा और खो जाएगा, आपको कोई मिलेगा नहीं, आप ये सामान मुझे दे दो, जब वापस आओगे तो ले लेना। अब एक मिनट रुको और मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारा कोई भी दोस्त तुम्हारे सामने आके ऐसी मीठी बातें करता है ना तो उसे बस ये वाली गाली देना, अमेरिका का दलाल। तो हमारी दीदी को भी चीज पता था कि मम्मी को शायद उनकी दोस्त चुतिया बना रही है। तो हमारी दीदी ने पूछा भी उनकी मॉम से कि क्या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाया है कि जब हम वापस आएंगे तो ये सामान हमें वो दे देगी। तो उसके रिएक्शन पे उसकी मॉम भी लाइक भड़क जाती है, कहती है ये क्या बात कर रहे हो तुम, ऐसा कैसे मैं पूछ दूं उन्हें, ये तो मतलब इंसल्ट करना होगा उनके लिए। मतलब तुम देख रहे हो ना आंटी कितनी सीधी है यार। मैं ना इस बात से खुश हूँ कि मेरी मम्मी ऐसी नहीं है, वरना मैं तो यार सड़कों पे सो रहा होता आज, क्योंकि हर चीज़ तो दान पे दे देती मॉम। हाँ मतलब ठीक है, मतलब आई एम प्राउड टू बी माई मॉम, कंजूस मक्खी चूस एंड ऑल, ठीक है, एटलीस्ट सड़कों पे तो नहीं सोना पड़ेगा, है ना। बताओ इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूं मैं कि क्या बताऊं। अब तुम देखो आंटी का जो मासूमियत का लेवल कैसा है। कहती है कि मिसेस डार्लिंग देखो हमारे लिए इतना रिस्क उठा रही है, वो हमारे घर हमेशा आती है और हमारे घर से एक सूटकेस उठा के हमेशा लेके जाती है। इस वॉर के दौरान जब लोग जो इस कम्युनिटी के खिलाफ इतना कुछ सोच रहे हैं, ये उल्टा सीधा जो भी है, अब जब ये सब बातें उसकी मॉम कर रही होती है तो सामने से हमारी दीदी का चेहरा दिखता है कि मतलब मॉम की बातों से वो खुश नहीं थी। और उसके बाद से ना ये कन्वर्सेशन जो भी उनके माँ बेटी के बीच चलता है और नहीं होता है, मतलब माँ को जो करना करेगी, माँ के साथ तो कोई आर्गुमेंट करा नहीं जा सकता, तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, और ये चीज़ हमारी दीदी को भी पता था। खैर अब यही जो ख्यालों के साथ दीदी खोई हुई थी, ऐसे ही चलते चलते वो स्टेशन तक आ जाती है, और रास्ते से आते हुए जो स्टेशन वो पहुंचती है वो अगल बगल की चीज़ों को इग्नोर करते हुए आती है, क्योंकि वो उन चीज़ों को याद करके अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहती थी। उन सड़कों से, उन गलियों से, उन रास्तों से उसे प्यार था, क्योंकि उससे उनकी पुरानी यादें जुड़े हुए थे। होता है ना यार, अगर तुम्हारे साथ भी होगा, अगर तुमने कोई जगह कोई प्लेस शिफ्ट किया होगा, दोबारा तुम उस जगह जाते हो तो अपना अपना सा लगता है, बट हाँ तुम उसे याद नहीं करना चाहते क्योंकि वो तुम्हें दर्द भी देता है। मेरे साथ तो हो चुका है, तुम बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं हुआ। खैर इसी ख्यालों के साथ दीदी स्टेशन पे आ जाती है, ट्रेन पे उठ जाती है, एंड देन ट्रेन पे उठने के बाद वो फिर से देखती है मिसेस डार्लिंग को, और देखते हुए दीदी याद करती है पहली बार जब उसने मिसेस डार्लिंग को देखा था। तो जिस दिन हमारे दीदी के मॉम ने दीदी को बताया था कि एक दोस्त है मेरी पुरानी, वो आती है हमारे घर, कुछ सामान है वो लेके चले जाती है जिनका नाम है मिस डार्लिंग, उसके अगले ही दिन वो उनके घर आती है दोबारा, और इस बार दीदी से मुलाकात भी हो जाता है मिस डार्लिंग का। कैसे देखो, सुबह का समय होता है, हमारी दीदी उठ के आ रही होती है सीढ़ियों से, एंड वो आगे देखती है कि एक औरत है, हाथ में सूटकेस एंड ब्राउन कलर का कोट और एक पुरानी सी टोपी तेरी मेरी सी पहनी हुई थी। और जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा कि हमारे पेरेंट्स कैसे होते हैं, या तो हमें लेके फ्लेक्स करेंगे या हमारी बेइज्जती करेंगे रिश्तेदारों के सामने। तो अब यहाँ भी यही था। देखो तो दीदी की मॉम भी उसे पॉइंट आउट करके मिसेस डार्लिंग को बता रही होती है कि देखो ये है मेरी बेटी। तो मिसेस डार्लिंग एक नजर देखती है बस, एंड देन बगल में पड़ा सूटकेस उठाती है और रफू चक्कर होने की कोशिश कर रही होती है। जैसे मैंने बताया था यार, ये लालची औरत है, इसे किसी से मतलब नहीं, अपने आप से मतलब है, और वो वही कर रही थी। बट हमारे इनोसेंट आंटी को तो समझ ही नहीं आ रहा था ये सब खेल। चूतिया बनाया तुमको। हाँ खैर वो रहने देते हैं। अब हमारी दीदी देखती है कि ये औरत इतने भारी से सूटकेस उठा के जा रही है,
तो उनकी मम्मी से वो पूछती है कि इनका घर कहाँ है। तब पहली बार उनकी मम्मी उन्हें बताती है कि उनका एड्रेस क्या है, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। याद रखना ये बात, ऐसे कहती है। और उस दिन से लेके आज तक ये एड्रेस हमारी दीदी को याद था। अब तब से लेके अब तक उन्हें एड्रेस तो याद था, बट हाँ उनका जो इंटरेस्ट था उन चीज़ों को लेने का वो बिल्कुल नहीं था। सही बताओ तो दीदी को एक चीज़ का डर था कि उन चीज़ों से वो कैसे सामना करे। उन सारी चीज़ों के अंदर में कहीं ना कहीं उनकी मॉम की यादें जुड़ी हुई थी। तो कैसे सामना करते उन चीज़ों से जहाँ हर एक पल हर एक चीज़ उसे उसकी मॉम की याद दिलाएगी, है ना। वो और खत्म हो चुका था, चीजें नॉर्मल होने लगा था, बट वो उन चीजों को लेने के लिए देखने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं थी। दीदी के मन में बस ये चल रहा था कि वो चीजें कहीं ना कहीं बक्सों पे किसी कोने पे भरा हुआ होगा और इंतजार कर रहा होगा कि जो उन चीजों का सही जगह है कोई उन्हें आके उस जगह पे रख दे। बट रियलिटी ये है ना कि वो बस चीजें हैं, इसलिए आज तक वो उस कोने में कहीं भी भरा हुआ होगा। अगर उन चीजों की जगह कोई इंसान होता ना तो आज तक वो खत्म हो जाता, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से कई लोगों ने अपना जान तो गवा दिया। बट हाँ वो चीजें थे तो किसी कमरे के किसी कोने में ऐसे ही पड़े हुए थे। बट समय बीतने के साथ साथ चीजें नॉर्मल होता है। ब्रेड जो कि आम लोगों के खाने वाला चीज था, और उसका कलर लाइट हो रहा था जो कि इंडिकेट कर रहा था अब चीजें नॉर्मल हो रहा है लोगों की लाइफ पे। लोगों के पास एक बिस्तर था सोने के लिए जहाँ वो कंफर्टेबली सो सकते थे बिना इस चीज से डरे कि उनकी जान को कोई खतरा है। एक खिड़की था जहाँ से वो बाहर के नजारों का मजा ले सकते थे। और ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन ना अचानक से हमारी दीदी को वो एड्रेस याद आता है और वो सोचती है कि क्यों ना इस एड्रेस पे जाया जाए और अपने मॉम के जो वो चीजें है उन्हें फील किया जाए, उन्हें टच किया जाए, मतलब अपने मॉम के मेमोरीज को जिया जाए फिर से। और ये बात तुम्हें भी पता और मुझे भी पता है कि पहला विजिट कैसा था। उस औरत ने तो पहचानने से ही मना कर दिया था। चूतिया बनाया तुमको। खैर अब हमारी दीदी हार मानने वालों में से थोड़ी थी। उसने भी ठान लिया कि हाँ अब दोबारा एक बार चलेंगे और इस बार पक्का अपनी चीजों को टच फील और हो सके तो लेके आएंगे। एंड इसी सोच के साथ वो दोबारा जाती है एंड बेल बजाती है और इस बार सामने से ना वो औरत नहीं निकलती है, एक 15 साल की बच्ची निकलती है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये बच्ची उस औरत की बेटी होती होगी। तो हमारी दीदी सामने से पूछती है कि क्या तुम्हारी मम्मी घर पे है। आगे से वो लड़की कहती है कि नहीं मम्मी तो कहीं बाहर गई हुई है। तो फिर हमारी दीदी कहती है कि ठीक है मैं यहीं पे रुक लेता हूँ। एंड देन उस बच्ची ने उन्हें घर पे बुलाया और हमारी दीदी उस बच्ची को फॉलो करके घर पे जा ही रही होती है। सामने देखती है कि एक आयरन हनुक्का रखा हुआ है जो कि बिल्कुल एक मिरर के पास है। अब जिन्हें हनुक्का का मतलब नहीं पता, ये एक कैंडल होल्डर है और इसका इस्तेमाल किया जाता है जूइश फेस्टिवल्स में, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ दिवाली पे क्या इस्तेमाल होता है, दिया का, ठीक है, हम जलाते हैं। तो जूइश फेस्टिवल पे ये हनुक्का या फिर कैंडल होल्डर का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि देखने में काफी पुराना था, बहुत भारी था और लग नहीं रहा था कि कोई इसका इस्तेमाल भी करता होगा, क्योंकि इतनी भारी चीजों को इस्तेमाल करना, इधर उधर लेके जाना आसान नहीं होता, राइट। बट एक मिनट, तुम मुझे बताओ कि इस औरत के घर पे ये हनुक्का कर क्या रहा है। बात समझ आया तुम्हें? ये हनुक्का का इस्तेमाल जूइश फेस्टिवल में किया जाता है, यानी कि ये हमारी दीदी की मॉम की चीजें है, ठीक है, जो कि इस औरत के घर पे है। अब इस चीजों को देख के फिर इग्नोर करके फिर आगे बढ़ती है दीदी। एंड वो छोटी सी 15 साल की बच्ची फिर हमारी दीदी को उसके लिविंग रूम पे इनवाइट करती है कि आइए। बट जैसे ही हमारी दीदी उस लिविंग रूम पे एंटर करती है ना, वो आसपास की चीजों को देखती है। वो सारी चीजें उसके अपने थे एक समय पे, बट अब वो दूसरों के घर पे सजे हुए थे और ये चीजें ना बिल्कुल उसे अच्छा नहीं लग रहा था। एक अलग सा एटमॉस्फेयर बन रहा था जहाँ जो भी चीजें उस घर में थे ना, फर्नीचर्स जो कि बहुत ही गंदा दिख रहा था, पूरी चीजों से गंदा सा स्मेल आ रहा था और ये सारी चीजें हमारी दीदी को अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। तुम सोचो ना यार, मतलब एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे के बाहों पे, कैसा फील होगा तुम्हें? कुछ ऐसा ही फील हो रहा था हमारी दीदी को, ठीक है। हम एग्जाम्पल शायद ज्यादा ही हार्ड हो गया, बट हाँ चला लो इसी से काम। खैर यार, स्टोरी पे वापस आते हैं। तो हमारी दीदी लिविंग रूम पे एंटर करती है। उन्हें उन चीजों को देख के अच्छा नहीं लग रहा होता है, बट वो प्यारी सी 15 साल की बच्ची कहती है कि आके बैठ जाइए। तो बगल में एक चेयर था, वहां जाके बैठ जाती है और उसके बगल में एक टेबल था जहाँ में एक टेबल क्लॉथ था जो फिर से दीदी को जाना पहचाना लगता है। तो उसे छूती है वो और छूते छूते उसका पैटर्न को महसूस करती है, एक एक कोने को देखती है। फिर वो सोचती है और याद करती है कि पक्का इसके किसी एक कोने पे ना जला हुआ निशान होगा जिसे कभी भी ठीक नहीं करा गया था। और हाँ, वो निशान उन्हें मिल भी जाता है। यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस औरत के घर में अपना क्या है, सब तो दीदी का ही भरा हुआ है। खैर वो छोटी बच्ची कहती है कि मेरी मॉम ना थोड़ी देर में आने वाली है, मैंने उनके लिए चाय तैयार कर लिया है, क्या आप भी पीना चाहोगे? अब हमारी दीदी कहती है कि थैंक यू, हाँ मतलब बना दो। अब मुझे थैंक यू से कुछ याद आया, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आई लव यू बेबी मोर देन माई गर्लफ्रेंड। भाई इसका मतलब क्या है? मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता यार जो तुम्हारी बंदी दे सकती है तुम्हें, नहीं मतलब ये गलत है यार। और मतलब उस कमेंट के अंदर ना लाइक्स भी भरे पड़े थे। मतलब तुम लोगों को क्या लगता है यार, मैं सीधा हूँ यार, स्ट्रेट हूँ, मुझे बस बंदी चाहिए, ठीक है। ऐसे कमेंट मत करना, ऊपर से लाइक मत करना ऐसे कमेंट पे, ठीक है। क्या है ये, मतलब सिंगल हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब स्ट्रेट हूँ यार, पक्का मैं स्ट्रेट ही हूँ, ठीक है।
ठीक है स्टोरी। तो वो बच्ची कहती है कि आप चाय पियोगे, हमारी दीदी कहती है कि हाँ पिला दो। तो वो बच्ची जाके चाय को तैयार करती है एंड जो टी टेबल होता है उसमें चाय को वो सर्व करने के लिए तैयार कर ही रही होती है। और हमारी दीदी सामने से उस बच्ची को देखती है कि एग्जैक्ट उसके मॉम की तरह ही उसका भी जो बैक है ना वो थोड़ा बड़ा है, ब्रॉड है। एंड वो ये भी देखती है कि उसके हाथ में जो वो चाय डालने वाला जो पतीला पॉट कहते हैं ना, वो क्या है, सफेद कलर का है और जिसमें गोल्डन कलर का लाइन भी लगा हुआ है। अब तुम समझ जाओ ये क्यों ऑब्जर्व करी होगी, पक्का ये भी हमारी दीदी का ही होता होगा। ठीक है, इसे भी देख के हमारी दीदी को कुछ याद आ रहा होता होगा। इसी बीच वो लड़की और एक बॉक्स खोलती है। अब यहाँ ना दीदी का मतलब जो एक होता है ना यार, अंदर से कुछ चीज को रोक के रखते हैं बट अचानक से गुस्सा आ जाता है और फट जाता है। ठीक है, तो जैसे उस बॉक्स से चम्मच निकाल रही होती है वो लड़की, हमारी दीदी ना चाहते हुए भी अचानक से बोल देती है कि नाइस बॉक्स। वो लड़की तो मासूम थी, उसे क्या पता था कि ये सब क्या है नहीं है। वो हंसते हुए पहले तो चाय देती है और कहती है कि ये बहुत ही एंटीक है और ऐसी चीजें ना हमारे घर पे भरे पड़े हुए हैं। अब चारों ओर देखो सब एंटीक ही है, ऐसे करके वो पूरे रूम की ओर पॉइंट आउट कर रही होती है। बट यार हमारी दीदी को ना ये सब चीजों को देखने की जरूरत थी नहीं। वो रूम पे घुसने के साथ साथ हर एक छोटी से छोटी चीज को डिटेली ऑब्जर्व कर रही थी, क्योंकि वो सारी चीजें उसका था। उन चीजों को देख के वो कुछ याद कर रही थी बट फिर उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। बगल में जो टेबल पे एक टी प्लेट लगा हुआ था, वहाँ पे कुछ प्रिंटेड था एप्पल टाइप का। ठीक है, अब इससे उससे कुछ याद आता है कि बचपन में ना ये जो एप्पल था इसे देख के खाने को मन करता था। होता है यार, शायद तुम्हारे साथ भी होता होगा कि कोई बर्तन होता होगा जिसमें कुछ ड्राइंग बना हुआ खाने का। लाइक मेरे घर पे है एक बनाना वाला, तो मैं सोचता हूँ कि सारा ये बनाना मुझे खाने को क्यों नहीं मिलता, हमेशा बस देखता ही हूँ मैं। तो कुछ ऐसा ही दीदी भी सोचती थी बचपन में जब वो छोटी थी और वो प्लेट उसका हुआ करता था। तो ये चीज़ वो छोटी बच्ची भी देखती है और फिर से हंसते हुए कहती है कि हम ऐसी चीज़ों में तो खाते ही रहते हैं। ये जो दीवारों पे लगा हुआ प्लेट है ना, हमने तो इस पे भी खा के एक बार देखा था बट मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं। अब ये सुन के ना दीदी बहुत ज्यादा भड़क जाती है एंड लिटरली अंदर का जो गुस्सा होता है ना, देखो अब बाहर निकलेगा। हाँ, जब इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमेशा तुम्हारे आसपास होता है तो तुम उन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते। तुम उन चीजों पे तब ध्यान देते हो जब तुम उसे खो देते हो, या तो तुम उन चीजों को रिपेयर करने के लिए दे रखा होता है और या तो तुम उन चीजों को किसी को उधारी पे दे रखा होता है। जिस तरीके से हमारी दीदी बात कर रही थी ना छोटे से बच्चे के साथ, वो बहुत ही अननेचुरल साउंड कर रही थी। पता चल रहा था कि अंदर में जो फ्रस्ट्रेशन है, मतलब तुम्हारी चीजें कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा है, तुम देख रहे हो सामने से बट कुछ कह नहीं पा रहे हो, वो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा था। फिर दीदी कुछ याद करते हुए कहती है कि जब मैं छोटी थी ना तब मेरी मॉम ने मुझे कुछ पूछा था कि हमारे घर में जो चांदी के बर्तन है ना उसे पॉलिश करने में थोड़ा मुझे मदद करो। उनकी मॉम ने पहली बार ऐसा कुछ पूछा था उनसे जबकि वो थोड़ा बीमार भी थी। तो हमारी दीदी का रिप्लाई था भी लाइक हमारे घर में चांदी का बर्तन ये कब है और कहाँ से आया। तो उसकी मॉम रिप्लाई करती है कि जो चम्मच है, जो कांटे है, जो चाकू है, सब तो चांदी के ही है। अब ये सुन के ना हमारी दीदी जब वो छोटी थी ना वो सरप्राइज हो चुकी थी। ये वो चीजें थे जो हर रोज इस्तेमाल करती थी बट उसे एक बार भी लगा नहीं कि ये चांदी का होगा, मतलब इमेजिन भी नहीं कर पाई वो। अब ये चीज वो छोटी सी 15 साल की बच्ची सुनकर हंस देती है। अब उसकी हंसी से और चिढ़ते हुए दीदी ना उससे पूछती है तुम्हें भी नहीं पता होगा शायद कि तुम्हारे घर पे क्या क्या चीजें है चांदी के, ये क्या क्या है। दीदी उस बच्ची की ओर देखने लगती है। वो बच्ची थोड़ा हेजिटेट करती है क्या पूछ रही है एंड देन सोच पे पड़ जाती है। हमारी दीदी सामने से बोल भी देती है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम्हें नहीं पता होगा। फिर वो बच्ची उठती है और सामने वाले ड्रॉयर पे जाके वो चेक करने लगती है कि क्या सही पे हमारे घर में भी कोई चांदी का चम्मच है कि नहीं है। एंड जब वो जा ही रही होती है, चेक कर ही रही होती है ना, तब अचानक से हमारी दीदी को याद आता है कि ट्रेन का टाइम हो चुका है और मुझे चलना ही पड़ेगा। तो वो कहती है उस बच्ची को कि मैं चलता हूँ, ट्रेन का टाइम हो चुका है। फिर वो बच्ची आगे से रिप्लाई देती है कि क्या आप मेरे मॉम से नहीं मिलना चाहोगे, वो बस आने ही वाली है। दीदी कहती है कि नहीं मुझे जाना पड़ेगा, अगर मैं नहीं गया तो ट्रेन छूट जाएगा। ये कहकर वो सामने से निकल जाती है। अब जैसे हमारी दीदी घर से बस बाहर निकल ही रही होती है, वो पीछे से वो आवाज सुन पाती है, वो खनखनाहट सुन पाती है उस चांदी के बर्तनों का, उस चांदी के चम्मचों का। इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए आखिर में दीदी रास्ते के कोने में पहुंचती है और उस नेम प्लेट की ओर देखती है जहां लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। वो एड्रेस तो बिल्कुल सही था जो मेरे मॉम ने मुझे कहा था, बट हाँ अब मुझे दोबारा इस एड्रेस पे नहीं आना। वो ऐसा मनी मन सोच रही होती है। दीदी ने अब सोच लिया था कि इस जगह में मैं अब दोबारा नहीं आने वाला। जो चीजें ना पास्ट पे मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते थे, मेरे मॉम की यादें जुड़े हुए थे उन चीजों के साथ, वही चीजें अब देख के मुझे हर्ट करती है और मैं हर्ट होना नहीं चाहती। मैंने तुम्हें एग्जाम्पल भी तो दिया था ना, इमेजिन कर लो कि वो बंदी जो तुम्हारे साथ थी, तुम्हें सुकून देती थी, आज वो किसी दूसरे के बाहों पे, मतलब कैसा फील होगा तुम्हें। बिल्कुल ऐसा ही हमारी दीदी के साथ फील हो रहा था। ठीक है, उन बर्तनों को, उन चीजों को देख के जो एक समय में उसके दिल के बहुत करीब थी, बट अब वही चीज उसे चोट दे रही थी। तो उसने अपना ये मन बना लिया था कि अब दोबारा कभी नहीं आना यहाँ। और फिर अपना एक बहाना होता है ना कि हाँ मुझे ये चीज नहीं चाहिए, कोई भी चीज होता है। तो अब दीदी के लिए बहाना वो ये था कि अब जहाँ मैं रहती हूँ ना वो जगह तो बहुत छोटा है, छोटा सा कमरा है,
इतने महंगे महंगे चीजें मैं कहाँ रखूंगा, बस एक टेबल है, एक छोटा सा खिड़की है, वहाँ इतने एक्सपेंसिव एंटीक चीजों को मैं कहाँ रख के बैठूंगा, ठीक है ना। इससे अच्छा वो जहाँ है वही रहने देते हैं। बस मुझे इस एड्रेस को भूलना है और लगता ये है कि इन सारे चीजों में ना इस एड्रेस को भुलाना सबसे आसान रहेगा। तो इसी बात के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। और मॉरल ऑफ द स्टोरी का बात करूँ तो 2 चीज याद रखना। पहला चीज, जो भरोसे वाले होते हैं ना यही साले भोसड़ी वाले भी होते हैं। एंड दूसरा चीज, मुंह बंद करना सीखो। 2-4 आंसू देख के अपने एक्स के पास दौड़ के मत चले जाना। हाँ मतलब स्टोरी का कुल मिला के जो कंक्लूजन ऐसे ही कुछ है, बस मेरे अंदाज में था ये। जिसे समझना आता समझ गया और जो नहीं समझे भाई तुम जाके घर पे कॉम्प्लेन पी लो। ठीक है यार, खत्म करते इस वीडियो को यहीं पे। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा वीडियो, और अगर पसंद आया ना भाई तो यार चैनल को जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ एक बात और, हमारा एक दूसरा चैनल भी है द सिबलिंग्स के नाम से, जहाँ मैं और मेरी सिस्टर करते हैं कुछ बकचोदियाँ, तो जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं किया ना भाई तो हम दोनों की दोस्ती खत्म, ठीक है। तो जाके कर लो यार, कर लो। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।